अस्सलाम वालेकुम क्लास। इजारा कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से आप लोगों को खुशामदीद। अच्छा क्लास, हम इजारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे और थोड़ा बहुत इसको मजीद और कंटिन्यू कर रहे थे। इजारा बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी को कोई भी चीज रेंटल पे देते हैं, किराए पर देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? इजारा कहते हैं। अब ये इजारे की अगर हम बात करें तो इजारा कितनी किस्म का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आप किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किराए पर। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा किसी जगह मुलाजमत करता है तो ये भी दरअसल इजारा है, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। और ऑपरेटिंग लीज से मुराद ये है कि अगर हम किसी को कोई चीज दे देते हैं किराए पर और उससे उसका किराया वसूल करते हैं तो ये भी कहलाता है रेंटल। असल मानों में जो तसर्रुफ यानी इस्तेमाल करने का हक हमने आगे लोगों को फॉरवर्ड किया है, ये उसके रेंट का नाम इजारा है। सपोज कर लेते हैं कि मैंने कोई लैपटॉप आपको दिया हो किराए पर और मैं कहूं आप इसको एक दिन यूज कर सकते हैं, उसके यूज करने के एवज आप मुझे देंगे 500 रुपए। तो इसका मतलब उसके एक दिन का किराया कितना हो गया? 500 रुपए। तो जो 500 रुपए मेरे पास आ रहा है ये है रेंटल। क्या है ये? रेंटल यानी इजारे की रकम। और आपके और मेरे दरमियान जो ये अकद हुआ है, इस अकद को हम कहते हैं इजारा एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? अब इजारा ऐसा ही नहीं होता कि किसी भी चीज पे इजारा कर लिया जाए, बल्कि इजारे के कुछ खास कवानीन है, कुछ खास कायदे हैं। उन चीजों को समझने के बाद ही हम इजारा कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था, पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 8। आज पॉइंट नंबर 9 से मैं उसके बेसिक रूल्स डिस्कस करूंगा। आपको पहले वाली वीडियो में पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक के भी सारे बेसिक रूल मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 9 में कहते हैं द लीज पीरियड विल स्टार्ट at the time when lease asset will be transferred at usable condition। भाई देखो, लीज पीरियड तब शुरू होगा जब आपने लीज्ड एसेट ट्रांसफर कर दिए हो लेजी को इस्तेमाल करने की हालत में। अब देखो, सपोज करो कोई बंदा है, मैंने उसको घर देना है किराए पे, तो मैं अगर घर दे रहा हूं किराए पे, मैं हो गया लेसर। मैं कौन हो गया? लेसर। जिसको मैंने किराए पर दिया है, जो मुझसे किराए पर ले रहा है, उसको हम कहते हैं लेसी। क्या कहते हैं? लेसी। और जो चीज किराए पर दी जा रही है, जो मबी किराए पर दी जा रही है, जो भी चीज होगी, जो भी शेयर होगी, इलेक्ट्रॉनिकल हो, नॉन इलेक्ट्रॉनिकल हो, इन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं? लीज्ड एसेट। क्या कहते हैं? लीज एसेट। अब इजारे के लिए ये बात खास है कि अगर आपने लेसी को कोई चीज देनी है किराए पर, लेसी को कोई चीज देनी है किराए पर, अब सपोज कर लो ये है लेसर, ये है लेसी, और ये है वो घर जो आपने दिया है, ये है लीज्ड एसेट। आप ये इसको दे रहे हैं किराए पर। याद रखिएगा, तब तक इजारा शुरू नहीं होगा जब तक ये घर आप इनको काबिल इस्तेमाल हालत में ना दे दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये घर इनको कहा कि मैं तुम्हें आज से किराए पे देता हूं, लेकिन अभी घर के मुकम्मल तामीर होने में 3-4 हफ्ते का टाइम अभी भी लगेगा। तो जब तक ये 3-4 हफ्ते ना गुजर जाएं और ये घर काबिल इस्तेमाल ना हो जाए, तब तक ये इजारा शुरू नहीं होगा। यानी रेंट शुरू होगा उस वक्त से, किराया शुरू होगा उस वक्त से जिस वक्त ये घर इसके पास काबिल इस्तेमाल हालत में पहुंचे। इससे पहले इजारा शुरू नहीं होगा। आपने कह दिया कि गाड़ी ले लो, आज कब्जा हुक्मी दे दिया उसको इसी वक्त कि तुम्हें दे देता हूं, जाओ इस्तेमाल कर लो। लेकिन देखो, अभी ना उसके इंजन का काम है, थोड़ा सा इंजन बनाने का ना मैकेनिक ने टाइम मांगा है, वो इंजन बनाएगा, थोड़ा रवा करेगा, उसके बाद तुम्हें देगा। लेकिन मैं तुमको आज इजारे पे देता हूं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, ये करना जायज नहीं है। आप दे सकते हैं उसको, लेकिन किराया तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वो काबिल इस्तेमाल हालत में सामने वाले को फॉरवर्ड ना कर दी जाए। तो ये बात समझ आ गई? पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 जो वो यही कह रहा है कि जब उसके, देखो ना लॉजिकल भी है ना, जब उसके इस्तेमाल की ही नहीं है वो चीज, तो उससे अभी किस बात का किराया तुम लोगे? पॉइंट नंबर 10, लीज विल बी टर्मिनेटेड इफ द एसेट्स इज डिस्ट्रॉयड। सपोज कर लो मैंने कोई गाड़ी दी किराए पे, अब वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी की बंदे ने जिसको मैंने दी थी, ऊपर से कोई पत्थर गिरा और वो गाड़ी तबाह हो गई। ऊपर से कोई पत्थर गिरा और वो गाड़ी तबाह हो गई। इस सूरत में लीज एग्रीमेंट, लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इस सूरत में लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। यानी अब आप सामने वाले को ये नहीं कह सकते कि भाई आप मुझे किराया दे दे रहे हैं, इसी वक्त क्या हो गया, लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बट लेसी विल बी लायबल इफ ही इज इन फॉल्ट। अगर गलती थी यहाँ पे लेसी की, यानी जिस जगह पे उसने गाड़ी खड़ी की थी वहां पे पहले ही नो पार्किंग का बोर्ड लगा था, या वहां पे पहले ही कोई इमरजेंसी लगी हुई थी, तो यहाँ पे जैसे कोई रॉक स्लाइड्स होता है ना, पहाड़ से पत्थर गिर रहे होते हैं, बर्फ गिर रही होती है बड़ी बड़ी चट्टानों की शक्ल में, तो वहां पे ऑलरेडी लिखा था कि यहाँ पे आप ना खड़े हो, ये एरिया डेंजर जोन में। अगर आपने फिर भी वहां खड़ी कर दी तो गलती किसकी है यहाँ पे, लेसी की है। तो अब जो लीज एसिड तबाह हुआ है, इस लीज एसिड के ऊपर जिम्मेदारी वो अदा करेगा। इस लीज एसिड का जामिन वो है, वो पैसा पे करने के लिए ये उसके ऊपर लाजिम है कि वो इसके लिए पैसा पे करे, क्योंकि गलती और नेग्लिजेंस किसकी है, उस लेसी की है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, लीज रेंटल फॉर द एंटायर लीज पीरियड शुड बी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। लीज रेंटल यानी किराया जो होगा वो पहले ही आपने जिस वक्त इजारा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसी वक्त आप ये सारी बात तय कर लेंगे कि इसका किराया कितना होगा, यानी पूरे पीरियड के लिए किराया क्या क्या इससे वसूल किया जाएगा। क्या मेरी ये वाली बात क्लियर है? सपोज करो मैंने इनको घर दिया किराए पर, मैंने कहा भाई देखो पूरे हर महीने आप इसका 50,000 रुपए किराया मुझे देते रहेंगे और एक साल में आप मुझे देंगे 12 लाख रुपए। कितने देंगे, सॉरी 6 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे, 6 लाख रुपए देंगे। तो इसका मतलब जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ है मैंने उसी वक्त आपके साथ ये मुआहिदा कर लिया कि लीज की रकम कितनी होगी, लीज एसेट की प्राइस क्या, रेंटल प्राइस क्या होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेंट कैन बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट टाइम। देखो ये भी मुमकिन है, यानी इसके लिए इसकी भी इजाजत है कि मुख्तलिफ वक्त के लिए आप किराया चेंज कर सकें। सपोज करो 12 महीने, ठीक है। मेरा एक स्कूल है, मैंने साजिद को दिया किराए पे शाम में कोचिंग के लिए। मेरा एक स्कूल है, मैंने साजिद को दिया किराए पर किसके लिए, कोचिंग चलाने के लिए। तो मैंने कहा देखो साजिद इसका हर महीने का किराया है 50,000 रुपए। कितना है, 50,000 रुपए। साजिद बोलेगा भाई मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया सर, नुकसान हो जाएगा, इतना मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा, बच्चे बढ़ते बढ़ते टाइम, और आपको पता है 2-3 महीने वैसे भी इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा सीजन डाउन होता है, तो इस सिचुएशन में क्या करूं। तो मैं कहूंगा अच्छा एक काम करूं, मैं इसके कर लेता हूं 4 हिस्से। कितने हिस्से, पूरे साल के कितने हिस्से कर लेता हूं, 4 हिस्से। क्वार्टर, 4 क्वार्टर में मैंने साल को तोड़ लिया, हर क्वार्टर 3 महीने का, हर क्वार्टर 3 महीने का, सही है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैंने कहा चलो तुम अभी शुरू कर रहे हो ना, तुम एक काम करो जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर की तुम्हारा मैं किराया रख देता हूं 20,000 रुपए, सही है। सेकंड क्वार्टर का आपका किराया होगा 35,000 रुपए, और थर्ड क्वार्टर से लेके फोर्थ क्वार्टर तक आप 50,000 रुपए के मुताबिक किराया देंगे। 50,000 रुपए के मुताबिक आप किराया मुझे देंगे हर महीने। क्या मेरी ये वाली बात क्लियर है? ये भी करना जायज है, इसमें भी कोई शरई का बाहर नहीं है। लेकिन ये अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको पहले ये बात वाजे करनी पड़ेगी। यानी डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट औकात के लिए, डिफरेंट वक्त के लिए आप किराया मुख्तलिफ रख सकते हैं, इसमें कोई शरई का बाहर नहीं है। अच्छा जी, रेंट में भी टाई to that known benchmark and acceptable by both parties। जो रेंट की रकम होगी, जो रेंट की कीमत होगी, वो आपको पहले ही तय कर लेनी है और वो दोनों पार्टी एक्सेप्ट भी करती हो। यानी एक ऐसे नोन बेंचमार्क पे रखा जाए, ऐसा किराया रखा जाए जो दोनों पार्टी के लिए क्या हो, काबिल कबूल हो। आप ऐसा रेंट नहीं रख सकते कि किसी चीज का किराया 25,000 है, आपने कहा मैं तो इसका किराया आपसे 3 लाख रुपए लूंगा, मैं तो इसका किराया आपसे 3 लाख दूंगा, क्योंकि दोनों पार्टी की रजामंदी उसमें शामिल होनी चाहिए। लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट यूनिलैटरली। लेसर क्या नहीं कर सकता, यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, अकेले। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, अकेले। यानी लेसर अकेले अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकता, अकेले अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकता। दोनों पार्टी आपस में बाहिमी रजामंदी से किराया बढ़ा सकते हैं, वरना किराया बढ़ाना लेसर की
अकेले के इख्तियार में नहीं है। सही है। हाँ, अगर वो ये शर्त लगा दे एग्रीमेंट करते वक्त ही कि जो मैं आपको किराए पे सामान दे रहा हूं, हर साल इसके किराए में 10% का इंक्रीमेंट लगेगा, 10% का इंक्रीमेंट लगेगा, 10% इंक्रीज किया जाएगा, तो ये शर्त लगाना भी जायज है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। रेंटल कैन बी रिसीव्ड इन एडवांस बट शुड बी रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि आप रेंट को पहले ले लें, रेंट एडवांस में ले लें, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मसलन मैंने आपको आज एक गाड़ी आज तो भेज दिया और मैंने कहा एक काम करो, पूरे साल का तुम किराया मेरे पास पहले जमा करवा दो, उसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको? सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं शरई तरह में? हामिश जिदिया। क्या कहते हैं? हामिश जिदिया। सही है ना? इसको कहते हैं हामिश जिदिया, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट। और एक होता है अरबून। क्या होता है अरबून? क्या होता है? टोकन मनी। क्या होता है टोकन मनी? समझते हो ना? जब हम किसी के साथ व्यय करते हैं और व्यय करते वक्त, जैसे मिसाल अभी 10 लाख की चीज थी, तो मैंने कहा भाई तुम टोकन जमा करा दो 1 लाख रुपए, फिर टोकन जमा करा दिया 1 लाख रुपए। तो टोकन मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि टोकन मनी अगर उसने जिस वक्त अकद किया था कि मैं इस दिन आपको पैसे देके खरीद लूंगा, उस दिन तक वो देने के काबिल ना हुआ, तो टोकन मनी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। इसको कहते हैं अरबून। नाजायज है, मना है, ये भी सही है ना, नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो, अगर तुम रियल एस्टेट बिजनेस की बात करो तो वहां पे ऑब्वियस बात है, ये होता है, लोग करते हैं, फिर बाद में इसका नाम तब्दील करते हैं कि भाई मैंने आपको इतने घर दिखाए, मेरा इतने दिन नुकसान हुआ। देखो भाई, ये नुकसान कंसीडर नहीं किया जाता, ये नुकसान कंसीडर नहीं किया जाता, आप अरबून नहीं ले सकते। सही है। अरबून जो जब्त करने का एक तस्वुर है, ये करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, लेकिन अब हमारे मार्केट प्रैक्टिस में गलत है, इसको रोकना चाहिए। सही है। हामिश जिदिया क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जितने वक्त आपके पास रखा रहेगा, आपके ऊपर ये पैसा क्या है? कर्ज है। क्या है ये? कर्ज है। यानी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको क्या शो करेंगे? अपनी इनकम शो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी तो आपने इनकम कमाया ही नहीं है। ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, कर्जा है आपके ऊपर। सही है। हाँ, इन केस घर आपने दिया था किराए पे, सही है, और घर के तसर्रुफ से मुतल्लिका अखराजात किसके जिम्मे पे होते हैं? लेसी के ऊपर होती है। यानी घर पे तुम बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, गैस इस्तेमाल कर रहे हो, भाई इसका बिल आएगा नहीं आएगा? ये बिल कौन बर्दाश्त करेगा? लेसी बर्दाश्त करेगा। अगर इन केस वो जमा करता रहा, पे ही नहीं कर रहा है, तो नुकसान तो मेरे एहसासे का है ना असल माने में। तो मैं हामिश जिदिया से वो पैसे काट कर उसको वापस करूंगा। मैंने उसको घर दिया था जिस हालत में, उसने घर में ठीक ठाक किस्म की तबाही कर दी, तो अब जो वो टूट फूट हुई है या खराबी हुई है, ये सारा का सारा पैसा मैं कहां से लूंगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। यानी इसको दोबारा पुरानी हालत में लाने का जो भी खर्चा आएगा, उन पैसे किससे लूंगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट से, हामिश जिदिया से। क्या मेरी यहां तक बात सबको वाज़ेह है? इजारे के बुनियादी उसूल यही जो हमने अभी आपसे, एक सवाल यहाँ पे राइज है, क्या कोई चीज जो आपने खुद किराए पर ली थी वो किराए पर दे सकते हैं आगे? मसलन मैंने एक जगह किराए पर ली स्कूल के लिए, सुबह मैंने स्कूल वहां पे अपना चलाना शुरू कर दिया, शाम में वो जगह खाली रहती है, मैं उसको कह रहा हूँ शाम में साजिद को किराए पर दे दूं, तो क्या ये करना जायज है? ऐसे जायज नहीं मुतलकन। हाँ, तब तक जायज नहीं होगा जब तक मैं उस जगह पे कोई ना कोई ऐसी चीज एडजस्टमेंट ना कर दूं, कोई ना कोई नई चीज एडिशन ना कर दूं। जब मैं कोई भी चीज उसमें एडिशन कर दूंगा तो मेरे लिए इसको आगे किराए पर देना जायज हो जाएगा। मसलन मैंने जगह ली, डेस्क्स वहां मैंने अपने डाल दिए, सही है, अब इसको आगे किराए पे देना जायज है, लेकिन जैसी ली वैसे ही दे दी फिर जायज नहीं होगा। सही है।
या फिर डेस्क उसने लगा कर दिए थे, कुछ भी आपको ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो चीज शाम, यानी कुछ आप अगर किराए पे आगे देना चाहते हैं तो कुछ भी आपको ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई एडिशन हो, तब आप उसको आगे किराए पर दे सकते हैं, वरना किराए पर नहीं दे सकते। आप भले एक लाइट ही क्यों ना लगा दें इसमें, भले बल्ब भी क्यों ना लगा दें, ये बल्ब मैंने अपने पैसे से लगाया हुआ है इसलिए मैं अब इसको आगे किराए पे दे सकता हूं, वरना नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक बात वाज़ेह जी? ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे क्विट करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।